नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में 10 स्वाति शो में। हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और वो उसमें सफल भी होते हैं, पर कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं और वो हमें समझ में नहीं आती कि आखिर संसार ऐसा क्यों है। यही सोच रखते हुए हम आज की कहानी स्टार्ट करेंगे। आज की कहानी कुछ ऐसी है। एक माँ अपने बच्चे को कम से कम 9 महीने अपनी कोख में रखती है और पिता उसे अपने दिमाग में रखता है। यही सोच लेते हुए इंसान अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आता है। 1, 2, 3 कई बच्चे पैदा होते थे पहले ज़माने में। आजकल वो चीज़ घटकर 2 और 1 पर आ गई है। पर माँ बाप का प्यार कम नहीं होता है, पर समाज में कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जो बहुत ही कठिन हो जाती हैं अपनी आँखों से देखना। जैसे कि वृद्धाश्रम, जहाँ एक माँ बाप अपने 10-10 बच्चों को संभाल लेते हैं, वहाँ 10 बच्चे मिलकर अपने एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते। कितने दुख की बात है कि हमारे समाज में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम सांस लेते हैं, वहाँ ये सब चीज़ें भी होती हैं। सुनने में ही बहुत दर्दनाक लगता है, पर ये सच में होता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक ऐसे सम्मानीय व्यक्तित्व से परिचय करवाना चाहती हूँ जिन्होंने अपने जीवन की आधा समय इन्हीं सब चीज़ों में दे दिया। समाज कल्याण, हर चीज़ में, खासकर कि वृद्धों के योगदान के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, जिनके लिए उनको कई सारे अवार्ड मिले। तकरीबन 5,575 से भी ज़्यादा, जिसकी गिनती अभी चालू है और आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि ये और भी आगे बढ़े। पर उनका प्रोत्साहन वो अवार्ड नहीं, उनका प्रोत्साहन उनकी मेहनत है, उनके परिवार का सहयोग है, जो बिना किसी बाहरी कड़ी के जान करते हुए वो खुद ही ये सब काम अपने और अपने परिवार के साथ मिलकर करती हैं। आई थिंक आप उन्हें पहचान ही गए होंगे, और नहीं पहचाने हैं तो मैं उन्हें आपसे मिलवाना चाहती हूँ। श्रीमती माधुरी मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए मैम, आपको यहाँ आकर मेरी ये बातें सुनकर कैसा लग रहा है? क्योंकि मैंने जब से आपको जाना है, आपको देखा है, मैंने यही देखा है कि आपने बिना किसी निस्वार्थ भाव के उन सब के लिए सेवा करी है। क्योंकि आपके यहाँ जाते हुए मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मैं किसी वृद्धाश्रम में गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका घर है, उनका परिवार है और आप उन सब की माँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सोच के लिए। जो समाज की कुरीतियाँ आज हम सबको देखने को मिल रही है, और आप लोग तो समाज का वो स्तंभ हैं जो हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को समाज के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करते हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं कि हमसे जाने अनजाने में जो भी सेवा के कार्य होते हैं वो आप लोगों के माध्यम से एक बड़ा स्वरूप लेते हैं और समाज में हमारी पहचान बनाने में हमको कहीं ना कहीं आगे खड़ा करते हैं। धन्यवाद आपका कि आपने हम लोगों को इस लायक समझा। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वृद्धाश्रम तो बहुत होते हैं, पर ऐसा ही क्यों है? क्योंकि कहते हैं ना कि ये वृद्धाश्रम, पर आपके यहाँ मैंने ये लिखा नहीं देखा। आपके यहाँ मैंने देखा है अपना घर। तो इसके पीछे क्या वजह है कि अपना घर? देखिए, मुझे सेवा कार्य करते 30 वर्ष का समय हो गया। वृद्धाश्रम तो 2005 के बाद मेरे लिए अस्तित्व में आया। इसके पहले मैंने भोपाल महानगर की कम से कम 200-250 सेवा बस्तियों में काम किया। वहाँ बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम, विधवा पुनर्विवाह का काम, स्वावलंबन के क्षेत्र में कैसे बहनों को जोड़ा जाए, क्योंकि आर्थिक विषमता है, घर में पति पीना खाना कई गलत आदतों से लिप्त होते हैं, पर उन बहन बेटियों को कैसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर उन्हें एक जीवन का कुछ नया उद्देश्य देने का काम किया। 2005 में मुझे बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी मिली, जो मेरे लिए खुद एक चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि मैं एक संयुक्त परिवार में पली बढ़ी और संयुक्त परिवार में ही मेरा विवाह हुआ। तो मैंने कभी वृद्धाश्रम देखा ही नहीं था। भोपाल में मेरे पिताजी यहाँ पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारी थे और सब एक जैसा वातावरण देखती थी। मैं कभी नहीं देखा कि कोई बुज़ुर्ग परेशान है। पर धीरे धीरे जब समाज के परिदृश्य बिगड़ने लगे, ऐसा लगा जब पहली बार मुझे एक बुज़ुर्ग मिला जिनके दोनों पैरों में गैंग्रीन हुआ था और वो सड़क में पड़े थे, तड़फ रहे थे। उनके ऊपर बस एक छोटा सा शर्ट पहना हुआ था, नीचे कोई वस्त्र भी नहीं था। तो मुझे लगा ये क्या है? जो हमारे स्तंभ हैं, हमारे वटवृक्ष हैं, जिनकी छाया में बैठकर हम अपना जीवन यापन और दुनिया की हर खुशियों को पाते हैं, तो ये कैसे सड़क में? तो वो चीज़ एक मन को द्रवित कर गई और लखा नहीं, अब केवल
इन स्तंभों को संभालना है, इन वट वृक्षों को संभालना है, और ये हैं तो हम हैं, क्योंकि बूढ़े माँ बाप से ही बच्चों का अस्तित्व है। आज तो बच्चे कहते हैं इनने हमारे लिए क्या किया, लेकिन अब मुझे तो लगता है ये नहीं है तो जीवन का कोई प्रकल्प ही नहीं है। तो बूढ़ों पे काम करना शुरू किया। 2005 में मैं किसी संस्था के साथ जुड़कर काम करती थी। वहाँ बहुत सारे फाउंडेशन थे, इसको मत रखो, उसको मत रखो, पर मेरा लक्ष्य कुछ और था। मुझे लगा सेवा तो सबकी ज़रूरी है। सेवा में जाति, धर्म, भाषा, पैसा, गरीबी ये मायना नहीं रखता। तो मैंने उन सब बुजुर्गों को उठाया और 2012 में अपना घर का निर्माण हुआ। अपना घर इसलिए कि हमारे माँ बाप को जीवन की उस अंतिम छाँव में अपने घर में रहने का सुख मिले, क्योंकि अपना घर कहने में बड़ा अच्छा लगता है, सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, और निश्चित बात है एक छोटा सा परिंदा भी जब अपना घोंसला बनाता है तो उसको बड़ी सहानुभूति और बड़ा संतोष मिलता है कि ये मेरा है। तो क्यों ना वो माँ बाप जो दर बदर कर दिए गए, जो अपने परिवारों से दूर कर दिए गए, उनने अपना घर बनाने में अपने जीवन की वो सारी पूंजी लगाई और आज वो सड़क पे हैं। तो मैंने उस घर का नाम अपना घर सोचा कि मरते दम भी उन्हें ये लगे कि वो अपने घर से विदा हो रहे हैं। तो एक छोटी सी कल्पना थी और इसके पीछे यही सार था कि हमारे माँ बाप अपने घर में रहें, क्यों परायों की शरण में रहें, लेकिन अपना घर जो वास्तविक उनका अपना घर था, उनके उन बच्चों ने वो ज़्यादा समझदार हो गए थे, ज़्यादा पैसा कमा लिया था, ज़्यादा बुद्धिजीव हो गए थे, मैं तो ऐसा कहना चाहूँगी। तो उन्हें उन वट वृक्षों को घर से उखाड़ के फेंक दिया। आज हम बोलते हैं पौधारोपण करो, आज हम कहते हैं पेड़ लगाओ, पर हम उन पेड़ों को घर से क्यों उखाड़ रहे हैं जिनकी छाया में पलकर हम लोग बड़े हुए। तो ऐसा ही एक विचार मन में आया और अपना घर का निर्माण हुआ। मेरे अपना घर में सभी भाषा भाषी माता पिता रहते हैं, या मैं कहूँ कि मैं उनके साथ रहती हूँ, और कोई भाषा का बंधन नहीं, कोई जाति का बंधन नहीं, और सभी मैं पूरा भारत बसता है मेरे घर में। क्रिश्चियन है, बंगाली हैं, गुजराती हैं, साउथ इंडियन है, तो बहुत सारी भाषा भाषी लोगों के बीच में रह के हमें भी अभी निरंतर कुछ सीखने का मौका मिलता है। उनके साथ बहुत सारे सांस्कृतिक गतिविधियों, क्योंकि जब पूरा भारत एक जगह बसेगा तो संस्कृति का समावेश तो निश्चित होगा। तो ऐसे जो बंगाली है उनका दुर्गा पूजा होता है, जो गुजराती है उनका गरबा डांडिया होता है, जो साउथ इंडियन है वो पोंगल और ओणम जैसे त्यौहार मनाते हैं, कोई राजस्थान का है तो वो अपना कल्चर, और अलग अलग व्यंजनों का स्वाद भी हमको लेने को। मुझे तो लगता है आज भी मेरा बचपन निरंतर चल रहा है, क्योंकि जिस घर में 80, 90, 100 साल के अगर हमारे माता पिता हैं तो वो व्यक्ति बड़ा कैसे हो सकता है। तो इस कल्पना के साथ घर चलता है, पर अब कोई बिना सरकारी मदद के हमारा अपना घर निरंतर आप सबके सामाजिक बंधुओं के सहयोग से निरंतर गति पकड़ रहा है। उसमें आंखों से अंधे हैं, मानसिक संतुलन खो चुके माता पिता हैं, कैंसर के रोगी हैं, लकवे से पीड़ित हैं, और कुछ अल्जाइमर के रोगी हैं, कुछ 2-4 अच्छे माँ बाप भी हैं जो स्वस्थ हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी, पूरा शहर हमारा भोपाल कोरोना से बड़ा परेशान था, और उस समय मेरे परिवार में एक मेरे बुजुर्ग को कोरोना छू के भी नहीं निकला। तो मुझे लगता है यही आशीर्वादों की उपलब्धि है, उनके साथ रहने की उपलब्धि है कि हम सब उस चीज़ों से बचे। और ये सब देखते देखते हमने सोचा कि आज जो समाज हमारा परिवार टूट रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, ये सोचनीय विषय है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं, और हम उन सब में निकल के बाहर आए हैं। तो हमने कभी नहीं सुना था कि एक पिता अगर 100 रुपये भी कमाता है तो एक बड़े परिवार का भरण पोषण कर पाते थे और करते थे। लेकिन आज कुत्ते बिल्लियों को पालने के लिए घर में जगह है, एक बड़े बड़े जातियों के कुत्तों को पाल लिया जाता है, उनके इंजेक्शनों का टाइम निश्चित है, उनके खान पान का टाइम नहीं। लेकिन हमारे वो बूढ़े माँ बाप जो पूरा जीवन लगा के हमें खड़ा करते हैं, उनकी दवाइयों की भी चिंता नहीं, उनकी भोजन प्रसादी की। अरे आप खाली एक बूढ़ा आदमी जो दाल रोटी खाकर सात्विक भोजन खा के अपना जीवन निकालता है, उसको डबल रोटी खा के कैसे पेट भरेगा। सही बात। पर आज जो हमारी सोच बदल गई,
पता नहीं हम एक अच्छा सा सोफ़ा ले आते हैं तो उसमें हम अपने माता पिता को बैठने नहीं देते, नहीं नहीं आप गंदा कर दोगे। पर वो सोफ़ा लाने के पीछे की कहानी हम याद नहीं रखते। हम बड़े बड़े घर बना लेते हैं और एक जो स्टोर रूम होता है उसमें माँ बाप को रख देते हैं और बोलते हैं नहीं कोई आएगा तो आप बाहर मत निकलिए। पहले तो ये होता था कि घर के बुजुर्गों से एंट्री होती थी। जी जी। ये हमारे काका जी हैं, ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं, ये हमारी माता जी हैं, ये दादी हैं। कोई भी कितना भी बड़ा प्रतिष्ठा उस समय भी थी, पैसा उस समय भी था, सब कुछ वही था, पर सोचने का नज़रिया जो आज बदला है ये बड़ा घातक है। तो हमारे बुजुर्ग से परिचय बड़े सहजता से होता था। कई बार बुजुर्ग ढंग के कपड़े भी नहीं पहने होते थे और तो जूता पहन के किचन में घुस रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं कुछ भी होता था, पर बच्चे बड़े गर्व से परिचय कराते थे। आज हमारे बुजुर्गों को कमरे में बंद कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है जब तक ये मेहमान बाहर ना जाएं तो कब तक वो सफ़र करेंगे। तो एक तो कारण ये है और दूसरा कारण है जो बच्चे और बुजुर्ग सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे। हमारे भी 5 भाई थे, हमारे पिताजी बहुत बड़े पुलिस अधिकारी थे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मैं ये कह सकती हूँ मेरे माता पिता ने बहुओं के साथ सामंजस्य बिठाया तो एक अच्छी व्यवस्था में उनका जीवन यापन चला। और कई जगह बूढ़े माँ बाप रोका टोकी क्योंकि वो वही जीवन उनके दिमाग में चल रहा है और बुढ़ापा तो लौटता बचपन है ना, वो पूरी पुरानी पिक्चर उनके दिमाग में चलती है। तूने ये बाई क्यों बुला ली, ये कौन सी जाति की भोजन बना रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आज की नई पीढ़ी जो हमारी बेटियां हैं उसको आत्मसात नहीं कर पाती और 1 दिन 2 दिन परिवार में जो कलह का वातावरण बनता है, जो टेंशन पैदा होती है, क्योंकि आज बच्चे भाग रहे हैं। मैं उन बहुओं को भी दोष नहीं दूंगी क्योंकि आज की ज़रूरत बन गई है पैसा कमाना। तो ऐसे बुजुर्ग तालमेल नहीं बिठा पाते। और जो हमारे जैसे लोगों ने वृद्धाश्रम खोल लिए हैं तो वो झोला उठा के बोलते मैं तो जा रहा हूँ और कुछ पेंशन का उनको वो रहता है क्योंकि जो मुट्ठी भर उनको पेंशन मिलती है उनको लगता है इससे हम पूरा ब्राह्मण ले सकते हैं। पर उनको ये पता नहीं है कि आज टमाटर लेने जाओ तो वो भी 200 रुपए के एक झोले में आएंगे। तो उनने जो जीवन जिया है तो बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहुएं जिसको समझ है, जो समझ पाती हैं, सारी खराब नहीं होती। तो वो उस पद्धति में चलती। सुबह गाली मायके वालों को हमें बोलते हैं तू मर जा, तेरा पति मर, रोज मरते हैं हम लोग क्योंकि मेरे घर में बूढ़े रह रहे हैं और बिना परमिशन आप घर से नहीं निकल सकते। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक अतिथि सदस्य का कॉन्सेप्ट लिया क्योंकि मैं भी किसी की बहू हूँ, बेटी हूँ और मेरी भी अपनी 2 बेटियाँ हैं। तो एक जो जिम्मेदारी अगर नई बहू शादी होके आती है और उसको कैंसर से पीड़ित या लकवे से पीड़ित सास ससुर पकड़ा दिए जाएं तो उसके जीवन की वो सब कल्पना खत्म हो जाएगी कि अभी तो मैं शादी होके आई, कुछ मुझे देखने नहीं मिला, जीवन का कुछ सुख नहीं उठाया। तो ऐसे परिवारों के लिए हमने अतिथि सदस्य का एक कॉन्सेप्ट लिया जिसमें वो बहू बेटियां थोड़े दिन कहीं घूमने जाएं और अपने बूढ़े माँ बाप को हमारे आश्रम में व्यवस्था देके छोड़ जाए। उनका कुछ शुल्क निर्धारित है। अच्छा। क्योंकि जो एक सोबर परिवारों से माता पिता आएंगे तो उनको एक अटेंडर भी चाहिए। बाकी हमारा टोटल निःशुल्क है। जो गरीब लाचार माँ बाप हैं उनका कोई चार्ज नहीं, भले ही उनको कोई भी बीमारी हो, क्योंकि भोपाल के बहुत सारे डॉक्टर हैं जो हमें मदद करते हैं। ये ASG जो आँखों का हॉस्पिटल है उनमें कई ऑपरेशन मेरे फ्री हुए। अच्छा। तो कई जैसे गैलेक्सी है नाम इसलिए लेती हूँ कि उनको भी ठीक लगेगा कि मदद कर, लाखों रुपए का इलाज तो समाज में अच्छे लोग भी हैं तो इलाज हो जाता है। तो जो घर से छोड़ने आते हैं उनका आप एक अटेंडर का खर्चा 4-5 हज़ार जो एक, क्योंकि किसी का मलमूत्र उठाना इतना आसान नहीं। और जो भी बेचारे बेरोजगार बच्चे हैं वो अगर हमारे यहाँ सेवा देने आते हैं तो उन्हें कुछ मिलना चाहिए। तो इससे हमारे परिवारों का टूटना कम होगा और उन बेटियों को एक नई ऊर्जा मिलेगी कि थोड़े दिन साल में रोज तो कोई कहीं जाता नहीं, रेस्ट मिल जाता थोड़ा वो घूम फिर के आएंगी। या किसी के बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री जाता है तो उनको भी एक सुविधा है कि एक अच्छी व्यवस्था में हम माँ बाप को छोड़ दें। तो ऐसा एक अतिथि सदस्य का कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं बहुत अच्छी, क्योंकि मुझे लगता है बेटियों से बहुओं से ही परिवार चलता है। उनको कितना दोषारोपण करेंगे, सब बच्चियां खराब नहीं
होती जी, हैं, जी। कुछ होता है किसी का स्वभाव, उसमें भी परसेंट कुछ कमी है, नहीं तो सारे घर वृद्धाश्रम हो जाते। तो परिवार को अगर जोड़ना है जी। तो बुराइयों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसके बाद मुझे लगा कि जब हम एक बहू बेटी की बात कर रहे हैं तो हमें उन बच्चों को कैसे जोड़ा जी। जाए। तो हमने दादा दादी की चौपाल, उसमें आएंगे बाल गोपाल। अच्छा। ये हमने एक कॉन्सेप्ट लिया, क्योंकि जो नई पीढ़ी है आज मोबाइल में और बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को डुबा के रखी है। तो बाल चौपाल जो हमारी चलती है उसमें 9 साल से 15 साल तक के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। उसमें हमने बहुत सारे स्कूलों को लिया है कि भाई आप लोग आइए। उसमें खेल खेल में संस्कार और खोले मन के द्वार। दादा दादी से कुछ बातें, भाई 50 बच्चे आए उसमें से 2 ने भी अगर मेरे माता पिता की बात को सीख लिया तो शायद हम कहीं अपने आप को पाएंगे कि कुछ अच्छा। तो बाल चौपाल हमारी चलती है। और इसके साथ क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग आज एकादशी है, कल ये है, कल वो है, तो बहुत सारे त्योहारों का जो हमको नई पीढ़ी को पता नहीं। और त्योहार, संस्कृति, पर्यावरण और ये सब एक दूसरे के पूरक है। जब हम बुजुर्गों से सूखते बट अमावस्या है तो क्यों बेटा तुम पूजा करने नहीं गई, तो हमें क्लिक करता है ये हमें करना चाहिए। तो उनके साथ जो खेल खेल में संस्कार हैं, उस सब्जेक्ट में जो बात करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों को खेल खेल में सिखाई जाती है। कोई दादा दादी म्यूज़िक का बड़ा शौक़ रखते हैं, कोई बहुत अच्छी रेसिपी का, भाई अचार बनाने के कई चीज़ें हमको पता चली, दाल भी कैसे बनाई जाती है, सब्जी। तो जो नई पीढ़ी की बच्चियां, उनको कैसे रख रखाव, ये दादा दादी बताते हैं। तो इससे उनका भी टाइम पास हो जाता है। बात है। एक हमारे यहाँ दादी हैं, वो इतनी बच्चियों को उन्होंने सिलाई सिखाई। विमल गुप्ता करके एक दादी हमारे यहाँ अभी भी रह रही हैं। काफ़ी लड़कियाँ सिलाई करके अपना जीवन यापन। तो बुजुर्ग हमें बहुत कुछ देते हैं, पर हमारी भावना अगर ये है कि बस उन्हें हम कचरा या कूड़ा समझ के ये रख रहे हैं, ये बहुत गलत सोच है। और हमें लौटना पड़ेगा अपनी मूल संस्कृति के प्रति, अपने मूल कर्तव्यों के प्रति और उन बूढ़े माँ बापों के प्रति। कहते हैं अगर बूढ़े का जूता भी दरवाजे पे पड़ा होता है तो चौकीदार की जरूरत नहीं होती। पर आज हम सब भूलते चले जा रहे हैं। चलिए, इसी क्रम में बहुत अच्छी आपने हमें बातें बताई। ये तो नएपन की सोच है और इतनी सारी चीज़ें, मतलब आपने जो चीज़ें मुझे बताई, कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं अरे ये माँ बाप, ये बूढ़े दादा दादी घर में, हम लोग कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कुछ टाइम के लिए उनको भी इस चीज़ से थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, बच्चे भी चले जाएँ, तो दोनों सामंजस्य बैठाना ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने बताया बच्चों को लेके, जैसे क्योंकि क्या होता है आजकल, जैसे किसी के भी इन लॉज हैं, वो बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, माँ बाप गाँव में या कहीं रहते हैं, तो कम से कम आपके पास जाके बच्चे अपनी संस्कृति तो सीखें, जानने की कोशिश करें। इसी क्रम में मैं पूछना चाहूँगी कि दिनचर्या कैसी रहती है हमारे यहाँ पर? दिनचर्या के बारे में तो बहुत ही खतरनाक आपने प्रश्न किया। दिनचर्या ऐसी है कि एक संस्था चलाने के लिए सारी चीज़ें नियम और कायदे में बंदी होना चाहिए। जी। पर हम किसके लिए कायदा बनाएंगे? पता चला आपकी पिटाई हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हमने, सुबह जागरण, 9 बजे नाश्ता, फिर 12 बजे दोपहर का भोजन, उसके बाद 4 बजे शाम का चाय नाश्ता और लोगों का मिलने का समय। पर हमारा तो मुझे लगता है जो बिग बॉस चल रहा है ना, उस टाइप का घर है। कब एक पीरियड लड़ाई का फिक्स है। वो दिनचर्या का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पहले सुबह 7 से 8 लड़ाई पीरियड चलता है। फिर आओ बहन चुगली करो, ये दूसरा पीरियड चलता है। तीसरा पीरियड में तो जो हमारी जांच पड़ताल होती है, कह सकते हैं सीबीआई जांच होती है कि किसके कमरे में कितने फल छुपा के, केले का बिस्तर हो जाता है, रसगुल्ले को जेब में रख लिया जाता है, क्योंकि भूल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं बड़ा आनंद भी देती हैं और काम करने का उत्साह भी बढ़ाती। तो हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी है। दिनचर्या में बांधा है, शाम का संध्या बंदन होता है, पता चला भगवान की आरती होते, 2-4 की लड़ाई झगड़ा चलता है। तो सारा सामूहिक है, पर दिनचर्या बिल्कुल बांध के रखी है, निश्चित है। उनका हॉस्पिटल का टाइम निश्चित है और हम इनको हफ्ते 15 दिन में मौसम के हिसाब से बाहर भी घुमाने ले जाते हैं। भाई डीबी मॉल क्या है, चलो कोटियार होटल में, भाई समाज सहयोग कर रहा है। माधुरी मिश्रा कुछ नहीं कर रही, देने वाले पता नहीं कौन कौन है। तो अगर मेरे पास थोड़ा सा पैसा हो गया तो कोटियार भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। चलो कभी रेडिसन होटल में खाना खाने जाते हैं, कभी घूमने चले जाते हैं। कुंभ जैसी जगह भी मैं अपने सारे माता पिता को कुंभ स्नान करवा के बड़े बड़े शिरडी साईं बाबा जाते हैं, जहाँ वो सुविधा से पहुँच सकें।
ऐसी जगह में उनको घुमाया भी जाता है। और फिर जल कुकड़ापन होता है, इसको क्यों ले गए, उसको क्यों नहीं ले गए। तो एक जो परिवार है, जो अपना घर है, अपना घर संस्था तो है, संस्था के साथ साथ अपनापन कितना है। एक मुट्ठी भर हमारे माँ बाप का जीवन है, अगर मैं उनको एक खटिया, थाली, लोटा, कटोरी में बांध दूंगी तो जो बचा हुआ उनका जीवन, मैं उनको वो सब देना चाहती हूँ जो कहीं वो छोड़ आए, जिसकी उनने कल्पना करी थी वो नहीं मिला उन्हें। तो वो हमारे परिवार की, हमारे साथ काम करने वालों की यही कोशिश है, और जो सामाजिक हमारे जो सहयोगी बंधु जुड़े उनका भी शायद कहीं यही सोच है कि हम उनको वो सब दे पाए जिससे वो वंचित रह गए। क्योंकि माँ बाप से बड़ा मुझे लगता है दुनिया में कोई नहीं होता है। नहीं मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सोच, मतलब आपकी सोच तो एकदम ही अलग है, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसे एनजीओ देखे हैं जो वृद्धाश्रम चलाते हैं, लेकिन वही होता है कि मतलब चीज़ें ऑन ग्राउंड नहीं होती हैं, वो सिर्फ कागज़ों पे ही रहते हैं। कई बार चले जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है। और जैसे मैम हम देखे जाएं कि वृद्धों का तो ये भी होता है कि जैसे आपने बताया कि एक पक्ष की गलती कभी नहीं होती है, पर एक मूवी आई थी बागवान, जिसमें मतलब उस मूवी को रिलेट हर माँ बाप ने किया कि हमारे बच्चे तो हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। तो आप एक ऐसे समाज से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा मतलब होता भी है, आप तो देख भी रही हैं, ये चीज़ होती भी है, पर हर किसी को एक ही तराजू में हम नहीं तौल सकते। बिल्कुल नहीं। तो बागवान जो बनाई हमारे सिनेमा वाले, जो बड़े बड़े डायरेक्टर, निर्माता ने, उन्हें बहुत कुछ सोच के बनाया। क्योंकि ये जो चीज़ शुरू हुई है आज नहीं हुई, ये जब बागवान की कल्पना करी होगी उसके पहले भी चल रहा था, पर पहले समाज इतना गंदा नहीं था। अगर हमारे गांव में एक बुजुर्ग परेशान है, अगर परिवार सपोर्ट नहीं करता, तो पड़ोस के दादाजी, कक्का जी, बब्बा जी, नाना जी, जो भी उस शहर का, उस गांव का भाषा भाषी संबोधन होगा, उस संबोधन से उस बुजुर्ग को एक सुविधाएं मिलती थी, घर मिलता था रहने, अरे मत जाओ आज हो गई, आओ यहाँ खाओ पियो। तो एक स्वावलंबन था बुजुर्गों के जीवन, एक स्वाभिमान से वो जीते थे। तू क्या रोटी देगा, पड़ोस का बेटा भी तो हमारा है, पड़ोस की बहू भी तो हमारी। पर ये जो चीज़ें ख़त्म हुई, शायद बागवान की जो कल्पना हुई थी, ये बहुत पहले से ये समाज की जो कुरीतियाँ थी जन्म ले चुकी थी। आज तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और निश्चित ही ऐसा हो रहा है। हमारे घर में भी कई बच्चे खुद पिता को छोड़ने आते हैं और ये बोलते हैं पड़ोसी के पिता, पड़ोसी के पिता कहते हैं, पर वो जो आपका चेहरा, आपकी आवाज़, कहते हैं ना चोर चोरी करता है, निशानी तो छोड़ता है। किसी भी फील्ड में हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे परिवार का कार्य, हम सब समाज की एक धुरी हैं। हम अपनी गलतियों को कितना छुपाएंगे, गलतियां सर चढ़ के बोलती हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। तो जब आप अपने पिता को छोड़ के जा रहे हो, पिता मार पिटाई खा के सहमा हुआ बैठा है, उसको प्रेस से जलाते हो, आप दोनों पैर प्रेस से जले हुए हैं। अब जब वो बच्चा छोड़ के चला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा वृद्धाश्रम कोई कमर्शियल नहीं है। हमें लगता है ज़रूरत किसको है और किस चीज़ की ज़रूरत है। कई बार हमारे बूढ़े माँ बाप परिवारों से झगड़ा होता है, वो आत्महत्या करने की बात करते हैं। कितने कितने माता पिता को मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता सकती हूँ कि मैं रेलवे स्टेशन से उठा के लाई। तो क्या उनका जीवन रेल की पटरी में मरने के लिए तो नहीं है? अगर हमने समाज की जिम्मेदारी ली तो बहुत सारी शिथिलता है हमारे आश्रम में। हमारा यही नहीं कि नहीं हमने वृद्धाश्रम खोल लिया, बूढ़ों को रख दिया और तुम भी दान करो, तुम भी दान करो। दान तो एक हमारी प्रवृत्ति है, हमारी सोच है, हमको जो सिखाया गया सनातन काल से कि दान देना चाहिए। पर दान क्यों देना चाहिए, किसको देना चाहिए, एक योग्य व्यक्ति का चयन करना भी बड़ा आज के समय में बड़ा खतरनाक विषय है। तो ऐसे माता पिता जो साधन संपन्न है, घर बहुत अच्छा है, लग्जरी जिंदगी बच्चे दे रहे हैं, पर उनकी छोटी मोटी गलती की वो हॉल में क्यों बैठ गए, टीवी क्यों चला लिया, बच्चों के बस स्टॉप पे क्यों चले गए, हमारे मेहमानों में क्यों आके, ऐसी छोटी छोटी जो प्रताड़ना है जो माता पिता सहन करते करते एक सीमा होती, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को बोलने की आदत। जी जी। आज मैं अपने को बोलूँ, मैं भी बहुत बोलने लगी क्योंकि मुझे दिन भर बोलना पड़ता है। हमारे घर के बोलते थे ये बात करेगी कि नहीं, शादी के बाद ऐसा लगता था, और अब तो मेरे को 5 घंटे बात करा लो, क्योंकि मैंने अपने परिवार, मेरे बुजुर्ग मात सुनना पड़ता है कहानी। वो हमारी चाची थी, हमारे ब्याह बैलगाड़ी से आए थे तो हम उतर गए, हमने बेर के पेड़ में बेर तोड़ने लगे, बारात लौट गई, फिर सरपंच ने हमें, बहुत सारी ऐसी अच्छी प्यारी प्यारी और दर्दनाक कहानियों को हम दिन भर सुनते हैं। तो ऐसी चीज़ों में हमें बोलने की आदत हो गई।
तो माता पिता जब ज़्यादा, एक बात को 4 बार बोलना। जी। आप देखिए, जब हमारा आपका भी छोटा बच्चा होगा, मेरा भी होगा, और बहुत सारे परिवार हैं, जब बच्चा गोद में माँ मालिश करती है, सुसु कर देता, फिर भाग जाता, नहलाने जाती है, तो 4 बार में पकड़ के उसका मिशन पूरा होता है कि इसको नहलाना। जी, जी। अगर वही पिता, वही माँ एक एज के बाद अगर हमसे बोल दे 4 बार बेटा पानी दे दो, एक ही बात को 4 बार, तो क्या गुनाह है? तो वो चीज़ों को आज की पीढ़ी नज़रअंदाज करती है, और चिड़चिड़ापन जो हमारे बच्चों में भरा है, ये कारण है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं संस्थाओं में, पर ये सब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हमारे घर में बहुत सारी शीतलता है। अभी मैं आपको बताऊं, एक पिताजी माँ, एक माहुरकर फैमिली, ये दोनों BHEL में काम करते थे। BHEL में कोई पेंशन व्यवस्था नहीं है जी। उनने बेचारों ने, और आज से 25 साल 15 साल तो मेरे साथ ही हो गए। अच्छा। माँ बाबूजी को रहते, और 25 साल पहले वो रिटायर हुए थे, तो 1,50,000 जो भी उनको मिला होगा, उस जमाने की एक बड़ी पूंजी उनने परिवार में लगा दी। उनका एक बेटा मेंटली है। अच्छा। अब दोनों माँ बाप को, जो बड़ा बेटा है वेल सेटल है, उसने दोनों को निकाल के न्यू मार्केट के राम मंदिर में बिठा दिया। रात के 12 बजे जब हमें पता चला, हम लोग लेके आए, तो जब देखा तो बड़े 100 साल का बूढ़ा आदमी, विकलांग माँ है, चल नहीं पा रही। कैसे सो लेते हो तुम कूलर और AC में? कैसे अच्छा खाना खा लेते हो? कहाँ हैं तुम्हारे माता पिता? कहाँ है तुम्हारा? मैं तो माता पिता क्या, मैं तो एक भाई की बात भी करती हूँ, एक बहन की बात भी करती हूँ। अगर एक भाई संपन्न है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पीछे के भाई बहनों को थोड़ा थोड़ा हाथ पकड़ के आगे ले जाना पड़ेगा। तो यही तो कल बूढ़े होंगे, यही तो वृद्धाश्रम में जाएंगे। तो पर आज मैं, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा कुत्ता, मेरी बिल्ली, हम इसमें सीमित हो गए। तो वो दादा दादी को हम घर में लाए। अब दादा दादी को तो ले आए, अब वो 8 दिन उनने भोजन नहीं किया। हमारा एक बेटा है दीदी, 45 साल का है, उसको हम क्या करें? तो मैंने अपने आप को उस जगह रखा कि अगर मैं भी माँ हूँ, अगर मेरा बच्चा ऐसे भटकता तो मैं कैसे खाना खा पाती। तो मैंने कहा ठीक है, आप उनको भी हम ढूंढ के लाते। आज वो तीनों मेरे घर में बहुत बढ़िया गाना सुनाता है। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो है। ईश्वर ने जब अगर भेजा है तो सबका निमित्त है, सबका रोटी खाने का जगह निश्चित है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सबके साथ में एक छोटा सा काम कर रही हूँ। तो वृद्धाश्रम में गलती एक पक्ष की नहीं होती। ATM व्यवस्था जो बैंकों में चली है बहुत सुविधाजनक है, पर उसका दुष्परिणाम हमारे माता पिता भोग, उनको चलाना नहीं आता। सारे बच्चे ATM रख लेते हैं। सारी शर्म आना चाहिए ऐसी औलादों को कि जो उनकी जीवन पर्यंत की मेहनत है। पेंशन, अगर पेंशन एक हथियार है, पेंशन उनके जीवन जीने का एक माध्यम है, उसको ख़त्म कर लेते हो। आप माता पिता की पेंशन का ATM रख लिया, और उनको हमारे जैसे कई संस्थाएं, गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये झूठा झूठा बोल के, ठीक है आप बोल दो, पर जो ऊपर वाला है ना, उसका कैमरा 24 घंटे ऑन है। आज आप उनको दरबदर कर दोगे, उनने बहुत कुछ किया है। जैसी हमारे जैसी संस्थाएं समाज में जो बनी हैं, वो शायद उन माता पिता के संरक्षण के लिए बनी है। सभी अच्छा काम करते हैं, तो उनको 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। पर तुम अपना विचार करो, अपने बारे में सोचो। आज हमारे यहाँ 80-80, 90-90 साल के माता पिता हैं, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, किसी को, बहुत रेयर, 25 बूढ़े माँ बाप में 5 को होगी शुगर, किसी को नहीं। और आज हम 12-15 साल के बच्चों में शुगर की बीमारी ढूंढ रहे हैं। हम 15 साल के बच्चे में कैंसर देख रहे हैं, हम 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आते देख। ये क्या है? ये सब हमारी जो गलतियां हैं उसका दुष्परिणाम है। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें सुन के। पर अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इतना समय, तकरीबन 30 साल से ऊपर आपको इस चीज़ में समय हो गया, समाज सेवा में और वृद्धों की सेवा में, तो आपको क्या ऐसा लगा लाइफ में कि ये आपने अचीव कर लिया है, आपने अब, कि ये आपको मिल चुका है अब? देखिए, मन की शांति, और हम, जीवन का ये उद्देश्य है, हमें कुछ मिला है तो हमें समाज को लौटाना भी चाहिए। तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये मौका ईश्वर ने दिया। तो अगर हमें कुछ मिला है तो उसका कुछ तो हमें देना पड़ेगा। तो शारीरिक तौर पे जो भी मुझसे बना वो मैंने समाज को दिया। बहुत अच्छा। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगी कि इतने साल करने के बाद आप हम जैसे लोगों से, जो हम लोग टीनेजर हैं या जो आने वाली नस्लें हैं, उनसे आप क्या ऐसा चाहती हैं
कि हम लोग ऐसा करें, क्योंकि आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। मैं तो ये कहूँगी कि आज के समाज के लिए आप हीरो हैं। जैसे हम लोग बच्चे हमारे एवेंजर्स देखते हैं या कार्टून्स देखते हैं, वो उनको हीरो मानते हैं, पर वो हीरो नहीं है, वो एक काल्पनिक है और उसमें जीते हैं। जिस पहले शक्तिमान आता था, बच्चे घूम जाते थे, पर वो चीज़ें सीखने लायक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी तब बच्ची थी। पर आज ये सब चीज़ें, क्योंकि जो आप कर रही हैं वो एक हीरो का काम है। समाज में बदलाव लाना, लोगों की सोच बदलना, ये सबसे बड़ा काम है। तो आप हम जैसे लोगों से या हम बच्चों से ऐसा क्या चाहती हैं कि समाज में ये चीज़ बदलाव हो, ताकि इन सब चीज़ों का इफेक्ट आगे पड़े। जो वृद्धाश्रम है या अनाथ आश्रम है, तो इन सब चीज़ों में कमी लाना ये भी समाज का ही हिस्सा है। तो क्या करें हम लोग ऐसा? देखो, परिवार समाज की पहली धुरी है। सबसे पहला तो पारिवारिक वातावरण अच्छा हो। जो आज हम भाषा शैली उपयोग में, ये कज़िन है, ये फलाना है, ये बहुत सारी चीज़ों को जो हमने बाहर की भाषा में शामिल किया है, पहले तो उसको कम करना पड़ेगा। और हम भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के लोग हैं, तो हमें अपने परिवार की पृष्ठभूमि को अपने बुजुर्गों से जोड़ के रखना पड़ेगा। और ये वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था हो, ये ख़त्म तो हो नहीं सकते। हमारे जैसे 150 लोग भी आज समाज में आ जाएं तो इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये उनके लिए हो जो बहुत ज़रूरतमंद हैं या जो लाचार हैं। और ये अनाथ आश्रम बनाने वाले भी तो हम लोग हैं, क्योंकि हमने जो गंदी चीज़ों को जीवन में आत्मसात किया, जो सिद्धांत से हटके है, हमारे धर्म से हटके है, हमारी समाज से हटके है, जो आज की युवा पीढ़ी उन सब चीज़ों में अपने को लिप्त करके एक तीसरी जीवन को जन्म देते हैं, उस बच्चे का, उसका क्या दोष है? तो हमें अपने नैतिक मूल्यों को जानना पड़ेगा, हमें अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि को जानना पड़ेगा। हम कौन है, कहाँ से रह रहे हैं, किस देश में रहते हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज़ का एक नियम है। हमारे यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार होता है, हमारे यहाँ वानप्रस्थि संस्कार होता है, हमारे यहाँ मुंडन संस्कार होता है, हमारे यहाँ कन्यादान संस्कार होता है। तो हम क्यों लौट रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? आज देखिए, शादी कर लेते हैं, जो शादियां हमारे ज़माने की थी, या कुछ, सारी बात नहीं करी, कुछ शादियां जो कर तो लेते, माँ बाप से पूछते नहीं है, और अगले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद तलाक हो जाता है। और वही बेटी दहेज प्रथा का आरोप लगा के पूरा जीवन उन माँ बाप को, परिवार को तहस नहस कर देती। तो हमें अपने मूल संस्कृति पर हमारे यूथ को लौटना पड़ेगा, और हमारे परिवार का जो रीति रिवाज है, जो भी समाज धर्म का हो, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और हमारे वट वृक्षों की छाँव में हम जब तक बैठेंगे तब तक सुरक्षित और अपने आप को आगे बढ़ता हुआ पाएंगे। तो हम लौटें फिर उन्हीं मूल जड़ों की ओर। और वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम ये वैकल्पिक हों, कम हो, समाज में बहुत कम हो, तो हमें बताने में भी अच्छा लगेगा। कि गली गली वृद्धाश्रम कोई एक अच्छी सोच नहीं है, गली गली अनाथ आश्रम अच्छी सोच नहीं। हम तो उस भारत के रहने वाले हैं कि नदी तालाब पर रहने वाले भी हमारे साधु संत एक परिवार का भाव लेके रहते हैं, और दोनों टाइम बढ़िया भोजन करते हैं। उनका इंतज़ार रहता है कि वो हमारे घर में आए और हम उनकी व्यवस्था करें। तो हम आज अपने परिवार को ऐसा अलग क्यों छोड़ रहे हैं? तो हमें मूल संस्कृति पर लौटना होगा। सब कुछ सीखें, सब ज़रूरी है। आज बाहर जाना भी ज़रूरी है, पाश्चात्य सभ्यता को भी सीखना ज़रूरी, पर उसमें क्या उपयोगी है, क्या हमारे समाज को एक दिशा देगा, वो देखना ज़रूरी है। उनके टाइम को देखो, उनकी और चीज़ों को मैनेजमेंट करो। हमारे यहाँ तो उठाते हैं 9 बजे, बच्चे उठते हैं 12 बजे, वहाँ तो 12 बजे दूसरा दिन शुरू हो जाता है। मेहनत करने का सीखो, अच्छी चीज़ों को सीखो, और हमारे इस परिवार को संगठित रखो। परिवार ही समाज की मुख्य धुरी है। परिवार टूटेंगे तो हम जीवन में कहीं सुखी नहीं रह सकते। हम कितना भी कमा लेंगे, कितने भी बड़े बड़े ओहदे पे चले जाएंगे, अगर पलट के पीछे देखेंगे कि हमारे परिवार का एक सदस्य भूखा है, लाचार है, तो शायद मुझे लगता है वो उपलब्धि मेरे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत सोच से, किसी और की बात नहीं करती, मैं अपना खुद का सोच रखती हूँ कि अगर एक भाई सक्षम है तो उसको उंगली पकड़ के उन चारों को ले जाना चाहिए। वो अपने सोच से, अपने सामर्थ्य से कहाँ तक जाता है, पर कोशिश तो करना चाहिए। अगर एक बहन गरीब है तो हम सबको मिलके उसको जीवन की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। यही एक अच्छे समाज की, अच्छे परिवार की और अच्छे राष्ट्र की शायद कल्पना है। तो हम सब लौटें पुनः उसी समाज में, उसी देश में, उसी संस्कृति में, सब सीखें, पर अपने नैतिक मूल्यों को बिल्कुल ना भूलें।
चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर कर, और इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, मुझे, हमारे व्यूअर्स को सीखने के लिए मिली होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ हमें अपने बड़े से ये सीखने मिला कि हम जो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, हमें कहाँ कहाँ सुधार करना है और जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं भी ये जानती हूँ, सब जानते हैं कि कर्मा लौट के आता है। बिल्कुल लौटता है। हम जो करेंगे वो हमें यहीं भोगना पड़ेगा। हमने देखा हमारे आश्रम में एक दादी, उनको बेटे ने इतना मारा था कि उनके दोनों घुटने टूट गए थे, और वो अकेली कैसे जगह जगह घूमी होंगी, कैसे अपना घर का उनको पता मिला होगा, और वो आज भी मेरे साथ हैं। वो तो सुरक्षित हैं, वो बेटे जी भगवान के यहाँ चले गए। तो बिल्कुल सही है, कर्मा तो लौटता है। हम जो बोएंगे वो हमें काटने के लिए बिल्कुल तैयार है। कुछ नहीं बदला है, बदले हैं हमारे विचार, हमारी सोच, और हमारी प्रतिस्पर्धा बदल गई, जो गलत जगह हम करने लगे। इसलिए कर्मा तो लौटता है। हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा नहीं करना चाहिए। किसी के चेहरे पे खुशियाँ नहीं ला सकते तो उसको दुख देने का भी हमारा कोई हक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और आपसे हमें इतना कुछ सीखने मिला जो हमारे आगे और हम सबको और हमारे व्यूवर्स को बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, ये थी माधुरी मिश्रा जी हमारे साथ में अपना घर वृद्धाश्रम से, जो वृद्धाश्रम नहीं अपना घर चलाती हैं और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। ऐसे ही समाज में कई सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए और उनके साथ जितना हो सके मिल के चलना चाहिए। कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ बच्चे माँ बाप को रोड पर छोड़ देते हैं, और कई कहानियाँ ऐसी हैं जहाँ बच्चे माँ बाप के पैरों को अपने सिर से लगा कर रखते हैं। तो हमें सोच को सम्मिलित रखना चाहिए और समाज में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ना कि एक बुरी नीयत से ये सब काम करना चाहिए। जैसा कि माधुरी मिश्रा जी ने हमें बताया कि समाज में आगे बढ़ने के लिए हमसे कहाँ कहाँ कमियाँ हो रही हैं, उन कमियों को हमें भरना है और इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस देश को हमें आगे लेकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।